दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। छावला रेप केस आपको याद होगा, अभी कुछ दिन पहले चर्चाओं में रहा। भारत में कोई भी खबर कुछ दिन खबर बनी रहती है, फिर वो सुर्खियों से गायब हो जाती है। लेकिन उसके पीछे जिस किसी व्यक्ति का, जिस किसी परिवार का कोई दर्द है, कोई पीड़ा है, वो हमेशा कायम रहती है, वो कभी ख़त्म नहीं होती। छावला रेप केस, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं, मैंने इससे पहले इस पर वीडियो बनाया है, प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। आपको उसमें इस केस के संबंध में पूरी जानकारी मिल जाएगी। थोड़ी बहुत जानकारी मैं इस वीडियो में देना चाहूँगा। बहरहाल, छावला रेप केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक रिव्यू पिटीशन फाइल की गई है। साथ ही यह भी कहा गया है कि इसको अर्जेंट लिस्ट किया जाए, जिस पर डॉक्टर DY चंद्रचूड़ ने कहा है कि वो एक बार इसे देख लें, फिर इसके ऊपर निर्णय लेते हैं। दरअसल छावला रेप केस भारत के इतिहास में, सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में एक बहुत ही अप्रत्याशित निर्णय है। एक ऐसा निर्णय जिसको समाज के किसी भी वर्ग द्वारा, किसी भी व्यक्ति द्वारा पसंद नहीं किया जा सकता, स्वीकार नहीं किया जा सकता। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय दिया गया। पिटीशनर के एडवोकेट ने यही कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से लोगों का विश्वास हिल गया है, लोगों के विश्वास को धक्का पहुंचा है। क्यों पहुंचा है, ये आप समझ लीजिएगा। दरअसल इस केस में 3 अभियुक्तों को फांसी की सजा हुई। ट्रायल कोर्ट ने फांसी की सजा दी, हाई कोर्ट ने फांसी की सजा को बरकरार रखा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तीनों ही मुजरिमों को बाइज्जत बरी कर दिया। शायद सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में, भारत के इतिहास में ऐसा कोई निर्णय नहीं आया होगा जहां जितने भी मुल्जिमान थे उनको फांसी की सज़ा हुई और सभी को फांसी की सज़ा को एक्विटल में बदल दिया गया हो। रिव्यू पिटीशन में केवल निर्णय को रिव्यू करने के लिए कहा गया होगा। मैं इससे आगे की बात कहता हूँ, यह भी जानकारी सरकार को जुटानी चाहिए। सरकार क्यों जुटाएगी, सुप्रीम कोर्ट को जुटानी चाहिए। ये 3 मुजरिम कौन थे, इनके परिवार का इतिहास क्या है। साथ ही इस बात पर भी चर्चा की जानी चाहिए कि जिस दिन चीफ जस्टिस UU ललित रिटायर हो रहे थे, उस दिन उन्होंने बहुत से महत्वपूर्ण निर्णय दिए। क्या ये निर्णय इतना महत्वपूर्ण था जिससे देश की नीति, देश के नियम, देश की पॉलिसी पर कोई प्रभाव पड़ने वाला था, जिसको आखिरी दिन में निर्णित किया जाना जरूरी था? क्या ऐसी आवश्यकता थी? अब आप छावला रेप केस भी थोड़ा सा ब्रीफ मैं कर देता हूं, समझ लीजिए क्या था। साल 2009 की रात की बात है। 3-4 लड़कियां ऑफिस से अपने घर की तरफ जा रही थी, तभी उनके पास एक बहुत तेज गति से कार आकर रुकी। एक लड़की का वो किडनैप कर लेते हैं। उनकी सहेली द्वारा पुलिस को कंप्लेंट की जाती है। पुलिस फौरन स्पॉट पर पहुंचती है, लड़की की तलाश करती है, लड़की नहीं मिलती। तभी 1-2 रोज बाद एक पुलिस अधिकारी को, किसी और थाने के पुलिस अधिकारी को, अशोकनगर थाना तक, कौन सा था ये, छावला स्टेशन की घटना है, कोई व्यक्ति लाल कार में घूमता हुआ, बदहवास सा घूमता हुआ दिखाई देता है लाल कार के आसपास। पुलिस उससे कागज मांगती है, कागज नहीं दिखा पाता, थाने ले आती है। थाने लाकर उस पुलिस अधिकारी को पता चलता है कि एक लाल कार का वायरलेस चल रहा है, जिससे एक लड़की का अपहरण किया गया है। जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो उस व्यक्ति ने लड़की का अपहरण और हत्या करने की बात कबूल की। पुलिस उसको लेकर स्पॉट पर जाती है, जहां से 3 दिन बाद लड़की की डेड बॉडी छावला के पास एक गांव से बरामद कर ली जाती है, तालाब से। जिस जगह उन्होंने उस लड़की का जो भी सामान था उसको एक परात में रखकर जलाया, वो परात रिकवर कर लिया जाता है, जला हुआ सामान रिकवर कर लिया जाता है। एक लड़के का पर्स वहां से बरामद हो जाता है, कुछ सर्टिफिकेट वहां से बरामद हो जाते हैं, कार का टूटा हुआ बम्पर वहां से बरामद हो जाता है। इससे भी ज़्यादा, जहाँ वो लड़के किराए का मकान लेकर रहते थे, उस मकान के पास वाले प्लॉट से उसे की निशानदेही पर उस बच्चे का इनरवियर भी पुलिस रिकवर कर लेती है। और आगे बढ़िए, कार के अंदर से खून में सना हुआ स्पैनर और कुछ औजार बरामद होते हैं, जिनको FSL जांच के लिए वहीं से भेजा जाता है। और आगे की सुनिएगा, लड़की की डेड बॉडी से उसके DNA सैंपल लिए जाते हैं, वेजिना के सैंपल लिए जाते हैं, सलाइवा लिया जाता है, कार के अंदर से लड़की के बाल बरामद होते हैं, डेड बॉडी के ऊपर से बाल बरामद होते हैं, DNA टेस्ट होता है, FSL रिपोर्ट आती है।
सुप्रीम कोर्ट ने सबको नकार दिया। मैं समझता हूं पुलिस द्वारा विवेचना किया गया एक बेहतरीन केस था। पुलिस ने जिस मेहनत के साथ इसमें विवेचना की, बहुत अच्छे तरीके से विवेचना की, कहीं कोई शक की गुंजाइश नहीं थी। क्या कहकर इसको एक्विटल किया गया कि साहब डिफेंस काउंसिल द्वारा जिरह नहीं की गई 10 गवाहों से। अगर गवाहों से जिरह डिफेंस काउंसिल नहीं करता है तो क्या उसका बेनिफिट एक्यूज को दिया जाएगा? ये तो उसकी जिम्मेदारी थी। न्यायालय ने प्रॉपर समय दिया होगा। उसका बेनिफिट क्यों एक्यूज को दिया जा रहा है? दूसरा कहा साहब पहचान नहीं कराई गई। अपहरण करते हुए लाल कार देखी गई, तेजी से रात को 8:45 बजे उसको लड़की को अपहरण करके निकल जाते हैं, कौन पहचान करेगा? केवल सर्कमस्टेंशियल एविडेंस थे। लाल कार बरामद हुई है, लाल कार से खून में सना हुआ स्पैनर बरामद हुआ है, स्पॉट से डेड बॉडी बरामद हुई है, उसका सामान बरामद हुआ है, स्पॉट से अलावा 5 किलोमीटर दूर जहाँ वो रहते हैं वहाँ से उसके कपड़े बरामद हो गए, डीएनए सैंपल आया, एफएसएल रिपोर्ट आई, वीर्य की जांच आई, जो उसकी बॉडी से मिला, जो उस व्यक्ति के कपड़ों से लिया गया। और किस तरह से विवेचना की जाएगी? क्या ऊपर से ईश्वर आकर बताएगा? इस सब बातों को नकारते हुए सुप्रीम कोर्ट द्वारा तीनों ही मुजरिमों को एक्विटल किया गया कि फांसी की सज़ा को उम्र कैद में नहीं बदला गया, 10 साल की सज़ा नहीं दी गई, सीधे एक्विटल। यह निर्णय मेरे राय में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया सबसे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय को सम्मान किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का सम्मान हम भी करते हैं। आप आलोचना करते हैं तो कंटेम्प्ट हो सकती है, लेकिन यह विषय सुप्रीम कोर्ट की आलोचना का नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच द्वारा दिए गए एक निर्णय की आलोचना है, जिसे आलोचना का शिकार होना ही पड़ेगा, क्योंकि यह निर्णय किसी के भी गले से नहीं उतरता। अब रिव्यू पिटीशन दाखिल की गई है। डॉक्टर डी.वाई. चंद्रचूड़ बहुत तारीफ बटोर रहे हैं। अब देखते हैं कि वो इसमें अर्जेंट लिस्टिंग करते हैं। लिस्टिंग होने के बाद रिव्यू का क्या हश्र होता है। पिछले कुछ सालों में रिव्यू देखी हैं जो सेकंड्स में सेट असाइड हो जाती हैं। मैं उम्मीद करता हूँ इसका वो हश्र नहीं होगा। फेयरली इसको सुना जाना चाहिए ताकि लोगों का विश्वास एपेक्स कोर्ट में बना रहे। वहाँ नहीं रहेगा तो कहाँ जाएंगे। वीडियो आपने आखिर तक देखा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।